अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस प्रोग्राम में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और हमारे साथ एक बहुत ही बावकार और तजर्बाकार और तालीमी शख्सियत मौजूद हैं। आज के इस इंटरव्यू में हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब हामिद नवाज साहब हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रावलपिंडी में बतौर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप टेक्निकल एजुकेशनिस्ट हैं और ट्रेनर भी हैं और गुज़िश्ता 25 साल से ज़्यादा अरसा से इस तालीमी अमल में बच्चों को और तलबा को अमली मैदान में रहनुमाई फरमा रहे हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत में उनको असिस्ट कर रहे हैं। अपने तवील कैरियर के दौरान आपने हज़ारों तलबा और टेक्नीशियंस की तरबियत की है, इन्हें अमली महारतें सिखाई हैं और सनत की ज़रूरियात के मुताबिक कामयाब कैरियर बनाने में इनको रहनुमाई फराहम की है। अपने प्लेटफॉर्म हामिद नवाज रीडिंग, अमली तरबियत, कैरियर गाइडेंस और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात नौजवानों तक पहुँचाई हैं और इस अमल में वो सरगर्म अमल हैं ताकि तमाम तलबा व तलबात अपने इल्म और महारत को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो जनाब हम चलते हैं जनाब हामिद नवाज साहब की तरफ। जनाब हामिद नवाज साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और दिल की गहराइयों से हम आपको खैर मकदम पेश करते हैं। तो यकीनन आप आज की गुफ्तगू से हमारे जो नाजरीन हैं और खुसूसन जो हमारे तलबा हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होगा और उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही हौसला अफजा साबित होगा। तो जनाब हामिद नवाज साहब, सबसे पहले आप हमें अपना मुख्तसर सा तारफ़ पेश करें और अपने जो तालीमी सफ़र है उसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं। शुक्रिया कील साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है ना वो इनवाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया। सर, मैंने मैट्रिक सियालकोट से किया। हमारे गांव का नाम पिंडी भागो था और मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल महाराज के सियालकोट से मैट्रिक किया। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया। मुझे नहीं पता था कि मैंने मैट्रिक के बाद क्या करना है। मेरे अंकल ने मुझे बताया कि आप डिप्लोमा कर लें, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैंने उनकी बात मान ली और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट में एडमिशन ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 98 में डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की और 2001 में मुझे एज ए लाइन सुपरटेंडेंट जॉब मिल गई। मैंने ISCO को ज्वाइन किया और वहाँ पर मैंने 1.5 साल जॉब की एज ए लाइन सुपरटेंडेंट। उसके बाद मैंने फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ज्वाइन किया। 132 kV ग्रिड स्टेशन कमालिया, वहाँ मैंने 2 साल जॉब की। वहाँ पर मैं शिफ्ट इंचार्ज था। और उसके बाद मैंने टेप्टा को ज्वाइन किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट में। मैंने एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर अपनी ज्वाइनिंग दी 2004 में और 2020 में मुझे प्रमोट किया गया और मेरी पोस्टिंग GCT रावलपिंडी में हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं GCT रावलपिंडी में एज ए इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये सारा मेरी मुख्तसर जर्नी थी जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े ही तफसीली अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन पेश किया है और अपनी तालीमी काबिलियत और कैरियर और उसका आगाज़ उसके मुतालिक नाज़रीन को और सामीन को बताया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप गुज़िश्ता 25 साल से ज़्यादा इस तालीमी मैदान में सरगर्म अमल हैं, तलबा को रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। तो आपने इस सारे अरसे में कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ देखी हैं? सारे 25 साल में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। आजकल तो हर दिन तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो जब मैंने स्टार्ट लिया था उस वक़्त इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था। तो ये AI की फैसिलिटीज़
ये नहीं थी। लेकिन आजकल तो एआई ने बहुत आसान कर दिया है एजुकेशन को, और आजकल के स्टूडेंट्स जो है ना वो एआई को हमसे ज़्यादा जानते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और आजकल एजुकेशन को कंटिन्यू करना बहुत आसान है। आज से 25 साल पहले जो है ना वो बहुत सारी मुश्किलात थी, कॉलेजेस की तादाद कम थी और रहनुमाई करने वाले लोग कम थे, और स्पेशली मीडिया, सोशल मीडिया ये नहीं था। तो सोशल मीडिया से जो है आज आज का बच्चा जो है ना वो सब कुछ पहले ही जो है ना वो जानता है, अपने गोल सेट कर लेता है और उसको कंटिन्यू करता है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे नहीं पता था कि मैंने मैट्रिक के बाद क्या करना है, तो फिर मैंने अपने अंकल से पूछा कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो मेरे अंकल ने भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सियालकोट से सिविल का डिप्लोमा किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे भी रिकमेंड किया कि आप भी यही करें, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। वो उस वक्त रेलवे में एज ए सब इंजीनियर जॉब कर रहे थे। तो डिप्लोमा एफएससी के बराबर है और एफएससी जो है वो डिप्लोमे के बराबर नहीं है। तो इसलिए उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप डिप्लोमा करें। उसका फ़ायदा ये है कि आप काम भी सीख जाएंगे और आपकी क्वालिफिकेशन भी हो जाएगी, मतलब एफएससी भी हो जाएगी और आपको काम करना भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहें डिप्लोमे के बाद तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने एडमिशन लिया 95 में, आज से 30 साल पहले, तो उस वक्त पूरे पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की तादाद बहुत कम थी और रिज़ल्ट उस वक्त जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं आता था। तकरीबन 2% 3%, अगर बहुत ज़्यादा किसी साल आ गया तो वो 10% आ जाता था। तो पूरे पंजाब में एक टेक्नोलॉजी में तकरीबन 50 लोग जो है ना वो डिप्लोमा करते थे और उस वक्त गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स की तादाद ज़्यादा थी जहां जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। तो इसलिए मुझे 3 दफ़ा जॉब मिल गई बगैर किसी सिफारिश के, और प्योर मेरिट के ऊपर 3 दफ़ा जॉब मिली। पहले एज ए लाइन सुपरटेंडेंट मैंने ISCO को ज्वाइन किया, फिर मैंने फेस्को को एज ए SSO ज्वाइन किया, फिर मैंने टैप्टा को एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर 2004 में ज्वाइन किया। तो अब कॉलेजेस की तादाद भी ज़्यादा है, इंडस्ट्री भी बढ़ गई है और दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन भी हो रही है। तो अब स्किल पर्सनस की डिमांड और बढ़ गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आज भी कोई डिप्लोमा करता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, उसके पास स्किल है, तो आज भी उसको जॉब मिल जाती है, पाकिस्तान में भी मिल जाती है और बाहर भी मिल जाती है। तो अगर किसी ने जनरल एजुकेशन में 16 ईयर की एजुकेशन हासिल की है और एक लड़के ने सिर्फ DAE किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि DAE जो है वो 16 ईयर की एजुकेशन से बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि उसको काम भी आता है, उसके पास एजुकेशन भी है, और क्योंकि वो स्किल पर्सन है तो स्किल पर्सन की डिमांड फ्यूचर में मज़ीद बढ़ेगी और बहुत बढ़ चुकी है। ये फ़र्क है आज के दौर का और आज से 25 साल पहले का या 30 साल पहले का। जी अकील साहब। जी सर, आपने बड़ी तफसीली अंदाज में अपने तालीमी सफ़र और इस तरह आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस जो है वो बताई है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि एक कामयाब जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है उसमें कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? सर, एक कामयाब इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में सबसे पहली खसूसियत तो ये होनी चाहिए कि उसके मैनर्स जो है ना वो ठीक हों, वो करेक्टर वाइज ठीक हो और उसके पास हुनर हो। अगर उसने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया है तो उसको इलेक्ट्रिकल का काम आना चाहिए। अगर उसने सिविल का किया है तो वो सिविल का काम जानता हो। अगर वो उसने ऑटो एंड डीजल का किया है तो उसको ऑटो एंड डीजल का काम आना चाहिए। जिस फील्ड में आपको दिलचस्पी है उसमें डिप्लोमा करें और उसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करें। अगर जॉब करनी है तो उसी फील्ड की करें। अगर आपने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है वो भी अपनी ही फील्ड में जो है ना उसको इम्प्रूव करें। फॉर एग्जांपल एक लड़के ने DA इलेक्ट्रिकल किया हुआ है तो उसको BSB
या बीएससी जो है ना वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करनी चाहिए, ना कि किसी और सब्जेक्ट में। लड़के जो है ना वो डिप्लोमा करते हैं, बाद में अपनी फील्ड जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, जनरल एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा करने के बाद वो बीएस कंप्यूटर साइंस में कर लेता है, बीएस इंग्लिश में कर लेता है, बीएस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उस तरफ चला जाता है। अगर आपने बीएस मैथ ही करना था या बीएस फिजिक्स या केमिस्ट्री ही करना था तो फिर आपके लिए बेहतर था कि आप एफएससी करते। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फिर आपने जो फील्ड आपने पहले सिलेक्ट की थी वही आपने रखनी है, और जो भी फील्ड हो उसमें आपने आपके पास 100% जो है ना वो आपके पास उसका हुनर होना चाहिए। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हम स्टूडेंट्स को समर वेकेशन में इंटर्नशिप भी करवाते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ हमारे राब्ते हैं, इंडस्ट्री वाले हमारे से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो इंटर्नशिप के लिए हमारे पास भेज दें। फिर हम स्टूडेंट से पूछते हैं, फर्दर पूछते हैं, अगर आपने इंटर्नशिप करनी है तो आप हमें बताएं, हम आपको रेफ़र कर देते हैं, आप वहाँ जाएँ, आपको जो है ना वो जॉब मिल जाएगी। 1 महीने का या 2 महीने का एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाएगा, आपका फील्ड का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपके हुनर में भी इजाफा हो जाएगा, और आप अपनी तालीम भी कंटिन्यू जो है ना वो आपकी तालीम भी रहेगी। तो टेक्नीशियन में जो है ना वो जो भी स्किल है उसको एक्सपर्टी जो है ना उसकी 100% होनी चाहिए, और ईमानदारी के साथ काम करें, मुस्बत सोच के साथ काम करें। नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। आजकल के लड़के सोचते हैं कि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब नहीं मिलती। तो मैंने तो अपनी 25 साल की मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें देखा है कि हमारे टेक्निकल कॉलेजेस में हमेशा मेरिट के ऊपर एडमिशन होता है, मेरिट के ऊपर जॉब्स मिली हैं। आज भी मेरिट के ऊपर जो है ना वो हमारे कॉलेज में एडमिशन होता है। अगर किसी लड़के के नंबर कम हैं तो उसको एडमिशन नहीं मिलता। एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट बनती है, उसके मुताबिक मेरिट के मुताबिक पहले लड़कों को मॉर्निंग में एडमिशन मिलता है। अगर फिर भी कोई लड़के और भी हों, ख्वाहिशमंद हों, तो उनको फिर हम इवनिंग में एडमिशन देते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना वो हमारे पास सीटें कम हैं, एप्लीकेशनें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, फिर लड़के जो है ना वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाते हैं। तो लड़के जो है ना वो मस्बत सोच रखें, ये ना सोचें कि सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता। नहीं, सब कुछ जो है वो मेरिट के ऊपर होता है। अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, ना कि किसी एमएनए की तरफ देखें, ना एमपीए की तरफ देखें। ये छोटी सी गुजारिश मेरी ख्वाहिश है, ओपिनियन है। अगर स्टूडेंट्स जो है ना इसको मान लें तो उनको यकीनन जो है वो फ़ायदा होगा। जी अहमद नवाज साहब, आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तर्जमानी की है। यकीनन आप इतने अरसे से तलबा व तलबात को प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, थ्योरी की क्लासेस लेते हैं, उनको जो है वो हुनर सिखाते हैं और उनको इंटर्नशिप के जो मौके हैं वो फ्राहम करते हैं। तो यकीनन इस सारे अरसे में आपने अक्सर देखा होगा कि जो काफ़ी सारे बच्चे गलतियाँ भी करते हैं। तो आपके ख्याल में जो तलबा सीखने के दौरान सबसे ज़्यादा कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं? सर, गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। गलती जो है ना वो उसकी वजूहत, अगर किसी तालिब इल्म से गलती हो जाती है तो वो गलती की वजूहत जाने। जब उसको गलती की रीज़न्स का पता चल जाएगा तो फिर उसको हल करने की कोशिश करे। अगर उससे हल नहीं हो रही तो वो अपने टीचर से पूछे, अपने इंस्ट्रक्टर से पूछे कि ये मसला मुझे आ रहा है, या मैंने ये काम किया था उसमें ये गलती हो गई थी, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं ये काम करूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये गलती ना हो। तो इसकी क्या वजह है, इसको मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो फिर जो है ना वो जब दोबारा काम करेगा तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। तो गलतियाँ तो हर इंसान से हो जाती है, 100% कोई भी नहीं है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिससे कोई गलती ना होती हो। तो अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं, स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, तो साज़ा कराम को चाहिए कि उनको उनकी तामीरी तनकीद करें, उनको डांटे ना, उनको प्यार से समझाएं। तो वैसे भी हमारी एजुकेशन में जो है ना ये फार्मूला अप्लाई किया गया है, मार नहीं प्यार। तो प्यार से अगर आप उसको समझाएंगे, प्यार से उसको मोटिवेट करेंगे, प्यार से उसको पॉलिश करेंगे, तो वो यकीनन जो है ना वो कामयाबी हासिल करेगा। जी जी हमें साहब वजह फरमाया, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है। बच्चे गलतियां करते हैं और जो बच्चे गलतियां नहीं करते वो कभी सीख नहीं सकते। तो सीखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जो है वो ये है कि गलतियां हों, तो गलतियों से इंसान सीखता है और इससे लर्निंग होती है। तो अब मुझे ये बताइएगा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के दरमियान जो तवाज़ुन है वो हम कैसे बरकरार रख सकते हैं?
सर हमारे जो टेक्निकल कॉलेजेस में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ज़्यादातर ऐसे हैं जिनका एक वीक में एक थ्योरी का पीरियड होता है, एक प्रैक्टिकल का होता है। तो पहले हम थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके मतलब उसके बाद हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। थ्योरी जो है वो वही पढ़ाते हैं जिसका बाद में उसी वीक में प्रैक्टिकल के पीरियड में प्रैक्टिकल करवाना हो, ताकि तवाज़न जो है वो कायम रहे, बच्चे जो है ना वो बेहतर तरीके से सीख सकें। तो इससे बच्चों के लिए भी आसानी रहती है और पढ़ाने वाले के लिए भी आसानी रहती है। इसकी प्लानिंग जो है ना वो पहले से करनी पड़ती है। हम हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है कि पहले हम लेसन प्लान बना लेते हैं, फिर हम जो है ना वो जॉब शीट बना लेते हैं। आपको पता है, आप भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं। लेसन प्लान जो है ना वो थ्योरी के पीरियड के लिए बनाया जाता है, जबकि जॉब शीट जो है ना वो प्रैक्टिकल के पीरियड के लिए बनाई जाती है। अगर दोनों चीज़ें आप इकट्ठी बनाएंगे तो वो एक ही टॉपिक के ऊपर जो है ना वो लेसन प्लान होगा और उसी टॉपिक के ऊपर उसी टॉपिक के रिलेटेड जो है वो जॉब शीट होगी। तो इस तरह तवाज़न जो है वो कायम हो जाएगा और सीखने और सिखाने में आसानी रहेगी। जनाब हामिद साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें और हमारे नाज़रीन को बताया है कि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल के दौरान कैसे तवाज़न जो है वो बरकरार रख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि आजकल मस्नूई ज़हानत का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये टेक्निकल फील्ड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने कितनी हद तक जो है वो असरात मुरतब किए हैं और ये क्या किरदार अदा कर रही है? सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एआई बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही है। 100% मैं कहूँगा कि ये हमारी टेक्निकल फील्ड में स्किल्स में अपना किरदार अदा कर रही है। एआई की मदद से जैसे एआई टूल्स में चैट जीपीटी है, जेमिनी है, एआई है, तो मेटा एआई, तो ये इनसे आपको थ्योरी का जो है ना वो सारा मवाद मिल जाएगा थ्योरी का। अगर आपने प्रैक्टिकल के बारे में कुछ जानना है तो यूट्यूब है आपके पास। यूट्यूब से जो है ना आपको प्रैक्टिकल्स की वीडियोस मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई है, मैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हूँ, तो मेरे घर में अगर कोई होम अप्लाइंसेज में से इलेक्ट्रिकल की होम अप्लाइंसेज में से कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ कि चैट जीपीटी से उसका नॉलेज लेता हूँ, थ्योरी लेता हूँ, और उसकी जो है ना वो जो भी है मैनुअल वो मिल जाता है वहाँ से। फिर मैं क्या करता हूँ कि जो भी फॉल्ट हो मशीन में या घर की किसी चीज़ में जो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड है, तो वो मैं यूट्यूब को और उसका जो है ना सारी डिटेल देता हूँ यूट्यूब वालों को। वहाँ जो है ना वो उसकी सारी वीडियोस जो है ना वो आ जाती हैं मुख्तलिफ ज़बानों में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी। तो जो इजी आपको ज़बान से लगती है उसकी वीडियो आप देखें, एक वीडियो देखें, अगर तो आपको समझ आती है ठीक है, फिर आप नहीं आती तो दूसरी वीडियो देख लें, अगर फिर भी नहीं आती तो तीसरी वीडियो देख लें। उस वक़्त तक वीडियोज़ देखते रहें जब तक आपको समझ नहीं आ जाती कि मैंने मशीन को खोलना कैसे है, इसका फ़ॉल्ट कैसे सर्च करना है, इसको रिमूव कैसे करना है, इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी आपने चैटजीपीटी से पूछनी है या जेमिनी से पूछ लें आप। तो थ्योरी वहाँ से मिल गई है, एआई से मिल गई है आपको, एआई टूल्स से, और यूट्यूब से जो है आपको उसका प्रैक्टिकल मिल गया है। फिर अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, अल्लाह को याद करके आप वो काम शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मैं ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि जब मैंने डिप्लोमा किया था आज से 30 साल पहले, तो उस वक़्त की टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो आज जो चीज़ें घरों में इस्तेमाल हो रही हैं उस वक़्त मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो हर कंपनी की फिटिंग लहदा होती है, हर कंपनी की डिज़ाइनिंग लहदा होती है, हर कंपनी की स्पेसिफिकेशन लहदा होती है। तो वो सारी कंपनी को जो है, लेकिन एआई के पास, एआई टूल्स के पास हर कंपनी का नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। एआई जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद है और हर फील्ड का, हर कंपनी का उसके पास नॉलेज है। वो आप उससे पूछ लें। नॉलेज हासिल करने के बाद, गेन करने के बाद आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, यूट्यूब से जो है ना वो हेल्प लें, वीडियोज़ देखें और अल्लाह का नाम लेकर मशीन को जो है ना वो खोलना शुरू कर दें और फॉल्ट देखें, फॉल्ट आपको मिल जाएगा। फिर आपको जो है ना उसको रिमूव करें, दोबारा चलाएँ और आपकी जो चीज़ डैमेज थी घर में, जो मशीनरी डैमेज थी, वो सही हो जाएगी और बगैर किसी जो है वो पेमेंट के आपका काम भी 100% सही होगा और किसी को बुलाना भी नहीं पड़ेगा
किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। मैं तो अपने घर में ऐसे ही करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसके मतलब मैंने अपने, जब मैंने डिप्लोमा किया था, पढ़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें जब भी कोई फॉल्ट आता है तो मैं उसको खुद जो है ना उसको फॉल्ट की रीज़न देखता हूँ, उसको रिमूव करता हूँ और दोबारा चला लेता हूँ, और इसमें मैंने 100% कामयाब होता हूँ। एक दफ़ा सियालकोट में मैंने मशीन जो है ना वो एआई का इस्तेमाल ना किया, यूट्यूब का इस्तेमाल ना किया, तो मशीन में छोटा सा फॉल्ट था। और ये मशीन, ऑटोमेटिक मशीन जो है ना, इसको हर कोई ठीक नहीं कर सकता। इसके टेक्नीशियन जो है ना वो मार्केट में बहुत कम है। तो मुझे घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ा मशीन लेकर, और मैंने जो है ना वो रिक्शे वाले को पैसे दिए, फिर जो है ना वो जाते हुए दिए, वापसी पर दिए। वहाँ उसने मुझसे जो है ना आज से 15 साल पहले, सॉरी आज से 10 साल पहले उसने मुझे 5,000 ले लिया, तो मेरा 10,000 खर्चा आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी में जब मैं आया तो ये मैंने एआई का इस्तेमाल किया, यूट्यूब का इस्तेमाल किया, तो अब मेरी मशीन जो है ना वो फ्री में ठीक हो जाती है, मुझे 10,000 देने की ज़रूरत नहीं होती। तो एआई ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है, स्पेशली स्किल पर्सन्स के लिए। मैं तो कहूँगा कि हर फील्ड में उसने आसानी पैदा की है। स्पेशली स्किल पर्सन के लिए जो है ना, अगर आपको कॉलेज में किसी टॉपिक की समझ नहीं आती या किसी प्रैक्टिकल की समझ नहीं आती, तो आप एआई की मदद से उसकी थ्योरी लें और यूट्यूब के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन लें, वीडियोस देखें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे और आप 100% जो है ना वो नॉलेज गेन करेंगे। प्रैक्टिकल का भी आप प्रैक्टिकल हैंड भी हो जाएंगे और नॉलेज भी गेन कर लेंगे। तो फ्यूचर में इसका इस्तेमाल मज़ीद बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ेगा और रिमोट जॉब्स की तादाद भी बढ़ेगी। जी कील साहब। हमीद साहब जनाब, आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में और अपनी आप बेटी के ज़रिए हमारे नाजरीन और सामीन और खुसूसन जो तलबा हैं उनके बहुत से मसाइल हल कर दिए हैं, और बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने उनको बताया कि वो अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके, यूट्यूब का इस्तेमाल करके जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो उनको चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको जो फेस करते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और बड़ी इकोनॉमिकल अंदाज में वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत खूब और बहुत प्यारे अंदाज में आपने गुफ्तगू की और हमारे नाज़रीन को बताया। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में कैरियर बनाने वाले नौजवान हैं, उनको आप क्या मशवरा देना पसंद फरमाएंगे? सर उनको मशवरा मैं यही दूंगा कि अपनी सोच को मस्बत रखें और ये जहन से निकाल दें कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ने का फ़ायदा है। इसकी एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई है, आप भी हैं, मेरे भी अच्छे नंबर थे, प्रैक्टिकल हुनर था मेरे पास और मुझे 3 दफ़ा गवर्नमेंट ने जॉब दी। आपके पास भी जो है ना वो माशाल्लाह क्वालिफिकेशन थी, अच्छा कैरियर था, मेरिट के ऊपर आप आए, आपको भी गवर्नमेंट ने जॉब दी। तो आज भी जो है ना वो जॉब मिल जाती है अगर आपकी नीयत साफ हो, आपने मेहनत की हो, आपने 100% स्टूडेंट्स जो है ना वो कोशिश करेंगे 100% देने की कोशिश करें। अगर वो 100% देने की कोशिश करेंगे तो 90% वो दे देंगे या 95। तो अगर आपकी नीयत जो है ना वो 50% की है तो फिर 100% के ऊपर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, बल्कि आप 40% के ऊपर आ जाएंगे। अपनी मंजिल जो है ना, अपना गोल जो है ना वो 100% अगर आप रखेंगे तो फिर आप 90% या इससे प्लस जो है ना वो आप जा सकेंगे। तो आजकल के स्टूडेंट्स के लिए यही है कि जब आप टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फिर समर वेकेशन में अपना वक्त ज़ाया ना करें। उसमें कॉलेज की मदद से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। उस फील्ड में इंटर्नशिप करें जिस फील्ड में आप डिप्लोमा कर रहे हैं। तो अगर आप 3 साल में गर्मियों की छुट्टियों में 6 महीने इंटर्नशिप कर लेते हैं, आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपका डिप्लोमा भी हो जाएगा, आपके पास स्किल भी आ जाएगी। आप जो है ना डिप्लोमा करने के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी में बीएस करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं तो वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ एफएससी वाले लड़के होंगे, आप वहाँ पर अगर कोई प्रैक्टिकल की बात होगी तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल आते होंगे, तो आप ज़्यादा आसानी से, आप ज़्यादा इज्जत के साथ वहाँ अपनी एजुकेशन जारी रख सकेंगे। और डिप्लोमा करने के बाद हर डिप्लोमा होल्डर को पाकिस्तान में जॉब मिल जाती है। जॉब इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर को वार्डा में एज ए लाइन सपोर्टेंट जॉब मिलती है, ग्रेड स्टेशन के ऊपर एज ए शिफ्ट इंचार्ज जॉब मिलती है, पाकिस्तान रेलवे में एज ए सब इंजीनियर जॉब मिलती है, पाकिस्तान आर्मी में भी एमईएस में एज ए सब इंजीनियर जॉब मिलती है, और आप सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो इसलिए कि डिप्लोमा एफएससी के
बराबर है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इस वक्त मेजर हैं, कैप्टन हैं और सेकंड लेफ्टिनेंट है। इसके अलावा आप मैं समझता हूँ, बल्कि ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बिजली के बगैर चलती है। तो डिप्लोमा होल्डर की, इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा होल्डर की हर फील्ड में वैकेंसी होती है, अस्पताल में भी होती है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो इशू होता है, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी होती है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी से सारा सिस्टम चलता है। तो वापडा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में तो होती है, लेकिन दूसरे फील्ड रेलवे, पीटीसीएल, हर जगह जो है ना वो आपकी ज़रूरत है। तो मैं अगर ये कहूँ कि इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा जो है ना तमाम फील्ड की कोर है, तो ये गलत नहीं होगा। वैसे तो आईटी भी है, आईटी के बगैर भी जो है ना वो काम नहीं चलता। तो देखें, लड़के जो है ना वो अपनी मुख्तसर यही है, सोच मस्बत रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। साजा कराम का एहतराम करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आएँ। इंशाल्लाह आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे और आपके ऊपर अल्लाह ताला भी खुश होंगे। जी अकील साहब। जी अहमद साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमारे तलबा और तलबात की रहनुमाई की है। अब आप ये बताइएगा कि ये जो हमारे टेक्निकल इदारे हैं, टीवीट है, तो ये इदारे इंडस्ट्री की जो या सनत की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अपना जो किरदार है वो कैसे और कितनी हद तक अदा कर रहे हैं? हमारी जो है ना वो इंडस्ट्री के साथ मीटिंग्स होती रहती हैं टैबटा वालों की। उसमें जो है ना वो हम इंडस्ट्री के लोगों से पूछते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके मुताबिक अगर किसी नई टेक्नोलॉजी में आप डिप्लोमा करवाना चाहते हैं तो वो हम फिर अपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में शुरू करवा देते हैं। जैसे पिछले 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले हमारे कॉलेज में आईसीटी का डिप्लोमा नहीं होता था, हमने इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के ऊपर उसको भी शुरू कर दिया है। तो हम टैबटा वाले और इंडस्ट्री वाले आपस में कोलैबोरेशन की करते हैं और उसी के मुताबिक चलते हैं। जी अहमद साहब, अच्छा, अब चूँकि हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने को जा रहा है, तो मैं आखिर में एक आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ कि आप नौजवानों के लिए क्या एक अच्छा और हौसला अफ़ज़ा पैगाम देना पसंद फरमाएंगे, ख़ुसूसन हमारे जो तालीमी मैदान के अंदर तलबा व तलबात हैं उनके लिए क्या ख़ुसूसी पैगाम होगा? ख़ुसूसी पैगाम यही है, पेरेंट्स का एहतराम करें, साज़ा कराम की इज़्ज़त करें, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ और मोबाइल यूज़ का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो स्क्रॉलिंग ना करें और सोच को मस्बत रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। जी। जी हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से हम मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे साथ बहुत ही सैर हासिल और मुफीद गुफ्तगू फरमाई है और बच्चों को और ख़ुसूसन तलबा को बहुत ही अच्छी रहनुमाई और उनके अच्छे मशवरे और उनको कैरियर काउंसलिंग में अहम किरदार जो है आपने अदा किया है। आपकी गुफ्तगू से वो बहुत कुछ लर्न करेंगे और सीखेंगे। तो मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने आज का हमारा जो ये इंटरव्यू है अहमद नवाज़ साहब के साथ वो देखा और यकीनन अहमद नवाज़ साहब ने आज के इस मौजू पे, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के मौजू पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाई है और जो तलबा और तलबात इस मैदान में आना चाहते हैं उनकी जो है वो रहनुमाई की है और इस फील्ड के अंदर उनके लिए जो कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से एलोबरेट किया है। और हमें यकीन है कि ये जो आज का इंटरव्यू है ये हमारे नाज़रीन, सामीन और तलबा के लिए बहुत ही हौसला अफ़ज़ा होगा और उनको रहनुमाई फ़राहम करेगा। तो इसके साथ ही हम अपने सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।